अरे दोस्तों नमस्कार। मैं आज आप सभी के लिए जीएस का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आप सभी को मौर्य वंश के बारे में बताऊंगा। मौर्य वंश से संबंधित प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे जाने हैं, और मौर्य वंश में पूरा मौर्य वंश नहीं पढ़ना है, सिर्फ सम्राट अशोक के बारे में उसमें प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और हमें सिर्फ सम्राट अशोक के बारे में ही जानकारियों को समझना है। उससे संबंधित समस्त जानकारियों को हम एक ही रूप में लिख लिया है, जिससे जो है आपको एक ही बार में पूरी जितनी भी तथ्यात्मक जानकारी है वो आपको आसानी से मिल सके। तो सबसे पहला जो प्रश्न आएगा वह हो सकता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। सबसे पहला प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए तो मौर्य संस्थापक इसका पूछा जाएगा कि संस्थापक कौन था। तो संस्थापक के रूप में आप जो है चंद्रगुप्त मौर्य का को लगाएंगे इसका उत्तर। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वही मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के कौन थे? संस्थापक। दूसरा प्रश्न इसमें से क्या बन सकता है कि मौर्य वंश का जो समय था, कब से कब तक मौर्य वंश ने शासन किया है। तो मौर्य वंश का जो शासन का काल रहेगा वह 322 ईसा पूर्व से 144 ईसा पूर्व तक का रहेगा। इसके बाद इसमें जो जानकारियां हमें पढ़नी है, जो हमारे टॉपिक में जानकारियां हैं सिलेबस में बैठ के, उसमें सम्राट अशोक के बारे में जानकारी हमसे पूछी जाएंगी। तो सम्राट अशोक के बारे में ही हम सिर्फ चर्चा करेंगे, उनके बारे में ही जानकारियां हैं उन्हें हम देखेंगे। तो सम्राट अशोक के बारे में जानकारी कि सम्राट अशोक को और किस किस नाम से जाना जाता था, इनका दूसरा नाम क्या था, इन और किन नामों से पुकारा जाता था। तो पहला जो इनका एक नाम था, उन्हें देव नाम प्रिय, देवताओं का प्रिय, देव नाम प्रिय के नाम से भी इन्हें पुकारा जाता था। और इनका जो दूसरा नाम था वह चंडा अशोक यानी निर्दयी अशोक के नाम से भी इन्हें पुकारा जाता था। इनका जो उपनाम है, इनके दो उपनाम थे, एक देव नाम प्रिय के नाम से उन्हें बुलाया जाता था और दूसरा जो इनका नाम था वो चंडा अशोक यानी निर्दयी अशोक के नाम से भी इन्हें बुलाया जाता था। तो अशोक के कितने उपनाम थे? अशोक के दो उपनाम। कौन कौन से? देवनाम प्रिय और चंडाशोक। देवनाम प्रिय, देवताओं का प्रिय, देव इसका अर्थ होता है। तो सम्राट अशोक के दो उपनाम हो गए हैं। सम्राट अशोक जो है गद्दी पर कब बैठे थे, जिन्हें जो है गद्दी पर सिंहासन पर कब बैठे? 283 ईसा पूर्व में ये अपने सिंहासन पर बैठे। इन्होंने शासन चलाना चालू किया 273 ईसा पूर्व में। लेकिन इनका जो राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक इनका सिंहासन पर बैठने के 4 वर्ष के बाद हुआ। यदि इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाए कि सम्राट अशोक ने सिंहासन पर बैठने के कितने दिन बाद, कितने समय बाद उनका राज्याभिषेक किया गया, तो 4 वर्ष बाद उनका राज्याभिषेक हुआ था। इसके बाद है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक की माता का नाम क्या है? सम्राट अशोक की माता का क्या नाम है? सम्राट अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी है। सम्राट अशोक की माता का क्या नाम है? सम्राट अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी है। सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम है? सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम है? तो सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार है। सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार है। इस प्रकार की जो जानकारियां हैं आप इनको नोट कर लीजिए और याद कर इसको करते चलिए। सम्राट अशोक के माता का नाम, पिता का नाम, ये भी कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको भी देख लीजिए। इसके बाद आता है कि सम्राट अशोक ने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी, तो वह किन से की थी, उन्हें किन ने दीक्षा दिलाई थी, कौन उनके गुरु थे, इससे संबंधित प्रश्न भी कई बार परीक्षा में आते हैं। तो दीपवंश और महावंश, दीपवंश और महावंश के अनुसार एक जो बौद्ध भिक्षु थे, निग्रोथ निग्रोथ नाम के जो बौद्ध भिक्षु थे, जो 7 वर्ष के बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने जो है दीपवंश और महावंश के अनुसार उन्होंने ही सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। दीपवंश और महावंश, इसके अनुसार निग्रोथ ने ही सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की जो दीक्षा दिलाई थी। लेकिन पूर्ण रूप से जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया तो इसकी दीक्षा उन्होंने किससे ली? तो इसकी दीक्षा जब उन्होंने पूर्ण रूप से इस धर्म को अपनाया तो उसकी दीक्षा मोगली पुत्र से ली। किससे ली? मोगली पुत्र से। आपको परीक्षा में इनमें से संबंधित प्रश्न जरूर कोई ना कोई देखने को मिल जाता है। पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म की दीक्षा सम्राट अशोक ने किससे ग्रहण की? पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म की दीक्षा सम्राट अशोक ने मोगली पुत्र से प्राप्त की। फिर जो अगली चीज है वह है दिव्यदान के अनुसार। दिव्यदान के अनुसार किसने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? दिव्यदान के अनुसार किसने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? तो उसके अनुसार, दिव्यदान के अनुसार इसका उत्तर हो जाएगा आपका उपगुप्त।
उपगुप्त ने ही अशोक को जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। इसके बाद आता है इनके सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनने अशोक ने जो अभिलेख हैं, इनके शिलालेख हैं, स्तंभलेख हैं और गुहालेख, 3 प्रकार के अभिलेखों के बारे में अशोक के जो 3 प्रकार के अभिलेख हैं उनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो शिलालेख हो गए, दूसरे हो गए स्तंभलेख और तीसरे हो जाएंगे आपके गुहालेख। अशोक के अभिलेख कितने प्रकार के हैं? अशोक के अभिलेख 3 प्रकार से उन्होंने अपनी जानकारियों को लिखा है, बताया है। कौन कौन सी जानकारी किस प्रकार से? एक तो शिलालेख है, एक स्तंभलेख है और एक गुहालेख। 3 प्रकार के लेखों में उन्होंने बताया। इन्हीं लेखों से अधिकतर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आएगा आपका शिलालेख। शिलालेख में कितने लेख थे? शिलालेख कितने थे? शिलालेख की संख्या थी 14। शिलालेख की जो संख्या थी वह 14 थी। इसमें से जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, उनके बारे में देखेंगे कि कौन से शिलालेख में किस चीज़ के बारे में बताया गया है। सबसे महत्वपूर्ण नंबर 1 पहला जो इनका शिलालेख है, तो प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि अशोक के पहले शिलालेख में किससे संबंधित जानकारी दी गई है। तो जो पहला जो शिलालेख है उसमें पशु बलि पर निषेध लगाया गया है। यह प्रश्न को इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा कि अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि को निषेध बताया गया है। तो इस प्रकार आपका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका प्रथम शिलालेख। जो अशोक का प्रथम शिलालेख है उसमें पशु बलि को निषेध बताया गया है। दूसरा प्रकार का जो अभिलेख है, तो दूसरे प्रकार के अभिलेख में किसके बारे में बताया गया है? तो अशोक का जो दूसरा प्रकार का अभिलेख है उसमें 2 प्रकार की चिकित्सा के बारे में बताया गया है। अशोक का जो दूसरा अभिलेख है उसमें 2 प्रकार की चिकित्सा के बारे में बताया गया है। या इसी को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि अशोक के किस शिलालेख में चिकित्सा के संबंध में जानकारी दी गई है। तो अशोक के दूसरे जो शिलालेख है उसमें चिकित्सा के संबंध में जानकारी दी गई है। तीसरा जो चौथा शिलालेख है अशोक का, चौथे शिलालेख में किससे संबंधित जानकारी है? तो चौथा जो शिलालेख है उसमें धम्म से संबंधित जानकारी दी गई है। धम्म नीति से संबंधित जानकारियाँ कौन से शिलालेख में दी गई हैं? धम्म नीति से संबंधित जानकारी जो है वो सभी जानकारियाँ 4 नंबर शिलालेख में, चतुर्थ शिलालेख में दी गई हैं। किस शिलालेख में धम्म मंगल के बारे में बताया गया है? तो अशोक के 9वें शिलालेख में धम्म मंगल के बारे में बताया गया है। इस प्रकार के प्रश्न जो कि शिलालेख से संबंधित प्रश्न सीधे सीधे आपसे पूछ लिए जाते हैं, जिसमें आपको शिलालेख के संबंधित जानकारियों को बता दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये जानकारी कौन से शिलालेख में है। यदि आपको याद है तो आप उनका सीधा उत्तर लगा सकते हैं। तो 9वें शिलालेख में किसके बारे में जानकारी है? तो 9वें शिलालेख में धम्म मंगल के बारे में जानकारी दी गई है। धम्मदान जो है, धम्मदान यानी धम्म के बारे में जो विस्तार से पूरा विवरण, उसका सारांश, धम्म क्या है, उसका सारांश क्या है, धम्म के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है वो किस में दी गई है? तो वह अशोक के 11वें शिलालेख में दी गई है। धम्म से संबंधित जो जानकारी है अशोक के किस शिलालेख में दी गई है? तो धम्म से संबंधित महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं, जो विवरण है, जो सारांश है, सभी प्रकार की जानकारियां 11वें शिलालेख में दी गई हैं। इसके बाद आएगा अशोक के किस शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बताया गया है? अशोक के किस शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बताया गया है? तो 12वें शिलालेख में अशोक के अशोक के 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बताया गया है। इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण 13वां अभिलेख, 13वां शिलालेख। 13वें शिलालेख में किसके बारे में बताया गया है? या पूछ लिया जाता है कि कलिंग युद्ध के बारे में या धम्म विजय के बारे में कौन से शिलालेख में अशोक के बताया गया है? तो 13वें जो शिलालेख है अशोक का 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। उसमें कलिंग युद्ध के बारे में और धम्म विजय के बारे में बताया गया है। अशोक का जो 13वां अभिलेख है शिलालेख है, 13वें शिलालेख में धम्म विजय और कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। ये शिलालेख से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ हो गई, इन्हें आप नोट कर लीजिए। इनसे कोई ना कोई प्रश्न निश्चित रूप से कोई ना पूछ लिया जाता है। इसके बाद आता है शिलालेखों को, जब वो शिलालेख मिले तो सबसे पहले किसको मिले, किसने उनको पढ़ा है, कौन सी लिपि में जो शिलालेख थे, जो उनके अभिलेख जितने भी पाए गए वो कौन कौन सी लिपियों में पाए गए हैं और किन ने उनको पढ़ा है, किसको सबसे पहले प्राप्त हुए थे।
तो अभिलेखों की जो संख्या है, अशोक के जो कुल अभिलेख हैं सब मिलाकर, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख सब मिलाकर जो अशोक के अभिलेख जितने भी प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या 40 से ज़्यादा है। उनकी संख्या कितनी है? 40 से ज़्यादा। इनकी खोज जो है, इनकी खोज टी फैंथलर ने 1750 ईस्वी में की थी। अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? अशोक के अभिलेखों की जो खोज है सबसे पहले टी फैंथलर ने की थी। टी फैंथलर ने की थी। कब की थी? 1750 ईस्वी में इन्होंने अशोक के शिला जो जितने भी अभिलेख हैं उनसे संबंधित उन्होंने खोज की थी। अब दूसरा जो प्रश्न बनेगा आपका कि अभिलेख जो पाए गए वह कौन कौन सी लिपि में, अशोक के जो अभिलेख हैं किस किस लिपि में पाए गए हैं, प्राप्त हुए हैं? तो कितनी लिपियों में प्राप्त हुए हैं? 4 लिपियों में। अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में प्राप्त हुए हैं। कौन कौन सी 4 लिपि थी? अशोक के जो अभिलेख हैं कितनी लिपि में प्राप्त हुए हैं? 4 लिपि में। और वह 4 लिपि कौन कौन सी थी? तो नंबर 1 ब्राह्मी लिपि, नंबर 2 खरोष्ठी लिपि, तीसरी हो जाएगी अरामाइक लिपि और चौथी जो है ग्रीक या यूनानी लिपि। अशोक के समस्त अभिलेख जो हैं इन 4 लिपियों में पाए गए हैं। ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरामाइक लिपि, ग्रीक या यूनानी लिपि, इन 4 लिपियों में पाए गए हैं। तो इससे संबंधित जानकारी या प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आता है जो प्राप्त हुए अभिलेख हैं इनको सबसे पहले समझा किसने था? इस पर जो भाषाएं लिखी हैं उन्हें सबसे पहले किसने समझा था, किसने उसको समझा? तो इसके संबंध में प्रश्न आ जाता है कि किसने उसको समझा, तो इसका उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने उनको समझा था। उनकी जो भाषा है वो प्राकृतिक या अर्धमागधी भाषा है। इसके बाद शिलालेख के संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे ऐसा कौन सा शिलालेख है, अशोक का ऐसा कौन सा शिलालेख है जो एक साथ 2 भाषाओं में लिखा गया है? अशोक का ऐसा कौन सा शिलालेख है जो एक साथ 2 भाषाओं या द्विभाषिक में रूप में लिखा गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा सर-ए-कुना। सर-ए-कुना जो अभिलेख है उनका, सर-ए-कुना अभिलेख दोनों भाषाओं में लिखा गया है। सर-ए-कुना अभिलेख शिलालेख जो है, सर-ए-कुना शिलालेख है, ये लघु शिलालेख के अंतर्गत आता है और इसको एक साथ 2 लिपियों में इसको लिखा गया है। एक साथ 2 लिपियों में इसको लिखा गया है। इसमें 2 लिपि कौन कौन सी हैं? एक ग्रीक और एक है अरामाइक लिपि। पहली लिपि ग्रीक और दूसरी है अरामाइक। तो आपका जो प्रश्न है वो क्या हो जाएगा? ऐसा अशोक का कौन सा अभिलेख है जो 2 लिपियों में लिखा गया है? तो अशोक का सर-ए-कुना जो शिलालेख है उसको 2 लिपियों में लिखा गया है। और 2 लिपियां कौन कौन सी हैं? एक ग्रीक लिपि और दूसरी हो जाएगी अरामाइक लिपि। इसके बाद है एक और अभिलेख है जिसे एरगुड़ी का अभिलेख है जो आंध्र प्रदेश में पाया गया था। तो एरगुड़ी का अभिलेख जो है वह कौन कौन सी लिपियों में लिखा गया है? या ये पूछा जा सकता है कि खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि दोनों लिपियों को में लिखा गया, दोनों लिपियों में एक साथ लिखा गया अशोक का कौन सा शिलालेख है? तो इसमें इसका आ जाएगा एरगुड़ी अभिलेख। ये आंध्र प्रदेश में जो है प्राप्त हुआ है। इससे संबंधित जो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आता है कलिंग युद्ध। कलिंग अभियान से संबंधित प्रश्न आएगा, कलिंग से संबंधित चीजें आएंगी कि कलिंग के बारे में। तो कलिंग के बारे में जो तथ्य है, कलिंग अभियान के बारे में, ये अशोक के द्वारा लड़ा गया एक महत्वपूर्ण युद्ध था। और जो कलिंग था वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? तो कलिंग सूती वस्त्र व हाथी के लिए प्रसिद्ध था। जो कलिंग था वह सूती वस्त्र और हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। और कलिंग जो युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध के बारे में कौन से शिलालेख में वर्णन अशोक ने किया है? तो जो कलिंग का युद्ध है 13वें शिलालेख में अशोक ने इसके संबंध में वर्णन किया है। कलिंग युद्ध के बारे में कौन से शिलालेख में बताया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 13वें शिलालेख में इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद जो अगला हो जाएगा आपका भाबरू। भाबरू में जो आपको भाबरू जो लेख मिला है भाबरू में, तो उधर भाबरू बैराट राजस्थान। भाबरू कहाँ है? बैराट राजस्थान। भाबरू बैराट राजस्थान में जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उस अभिलेख में सम्राट अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है। इस प्रकार का प्रश्न आ जाएगा कि अशोक ने अपने किस अभिलेख में स्वयं को
मगध का सम्राट कहा है? अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को मगध का सम्राट कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका भाब्रू अभिलेख। भाब्रू अभिलेख, भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। उस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। और इसके अलावा इसी अभिलेख में अशोक ने बुद्ध, धम्म और संघ को अपनी जो आस्था है उसमें जो उनकी जो गहरी आस्था थी उसके संबंध में भी इन्होंने इसी जो है अभिलेख में बताया है। तो किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट बताया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका भाब्रू अभिलेख। भाब्रू अभिलेख कहाँ है? भाब्रू कहाँ है? बैराठ राजस्थान, बैराठ राजस्थान। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण जो शिलालेख है वह है रोमनदेही शिलालेख। रोमनदेही शिलालेख जो कि लुम्बिनी में है। रोमनदेही शिलालेख कहाँ है? रोमनदेही शिलालेख लुम्बिनी में है। रोमनदेही शिलालेख में सम्राट अशोक ने किन चीज़ों के बारे में बताया है? तो इसमें कर आरोपण के बारे में बताया गया है। जो कर उन्होंने लागू किए थे या कर में जो परिवर्तन किया था उससे संबंधित जो जानकारियां हैं वह कौन से शिलालेख में दी गई हैं? तो वह रोमनदेही शिलालेख में दी गई हैं। इसके अलावा और इसमें क्या दिया गया है? इसमें बताया गया है कि इसमें भू राजस्व को घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया था। इसमें जो उनका कर था, जो भू राजस्व कर था अशोक के समय, उसको घटा करके कितना कर दिया गया था? 1/8 भाग कर दिया गया था। यह जानकारी भी रोमनदेही शिलालेख में ही बताई गई है। ग्राम से प्राप्त कर में कमी लाने के संबंध में ये शिलालेख है। गांव से जो भी राजस्व या कर की जो वसूली होती थी उसमें कमी करने के लिए ही संबंध में जो प्रयास किए गए उसके संबंध में भी इसमें लिखा हुआ है। और अशोक ने यहाँ की स्वयं यानी खुद ही यहाँ की उन्होंने अपनी एक यात्रा की थी जिसमें उन्होंने बताया है। तो रोमनदेही शिलालेख जो है, रोमनदेही शिलालेख लुम्बिनी में है और यह कर आरोपण के बारे में है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि अशोक के किस शिलालेख में कर आरोपण के बारे में बताया गया है? तो अशोक के रोमनदेही अभिलेख में, रोमनदेही शिलालेख जो है जो कि लुम्बिनी में है, उसमें कर आरोपण के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि कर की जो दर है उसको घटा दिया गया था और घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया था। इसके बाद जो है अशोक के दो जो लघु शिलालेख थे, लघु शिलालेख, कुछ शिलालेख में दो प्रकार के थे, एक बृहद शिलालेख और दूसरे थे लघु शिलालेख। तो जो लघु शिलालेख थे उसमें से कुछ महत्वपूर्ण है जिनमें सम्राट अशोक ने स्वयं को अशोक नाम से उसमें अपने आप को लिखित किया है, बताया है उसमें। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अशोक के किन अभिलेखों में, किन शिलालेखों में उन्होंने स्वयं को अशोक नाम से संबोधित किया है? तो पहला जो है वह हो जाएगा आपका गुर्जरा, जो कि दतिया मध्य प्रदेश में है। अशोक ने किस शिलालेख में स्वयं को अशोक नाम से संबोधित किया है? तो अशोक के गुर्जरा अभिलेख जो है उसमें अशोक ने स्वयं को अशोक नाम से संबोधित किया है, जो कि गुर्जरा, जो कि दतिया मध्य प्रदेश में है। दूसरा जो शिलालेख है वह मौस्की है। मौस्की जो है रायचूर कर्नाटक में है। उसमें भी अशोक ने स्वयं को अशोक के नाम से संबोधित किया है। अपने व्यक्तिगत नाम, यानी अशोक ने अपने व्यक्तिगत नाम, उनका नाम अशोक जो था, अशोक के नाम से उन्हें संबोधित किया गया है। खरोष्ठी लिपि क्या होती है? खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाने वाली लिपि को खरोष्ठी लिपि कहते हैं। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? तो खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं में लिखी जाती है। इसके बाद आता है सारनाथ, सांची और लौरिया नंदगढ़। ये जो 3 शिला अभिलेख हैं, इनके जो 3 स्तंभ लेख हैं, सारनाथ का स्तंभ लेख, सांची का स्तंभ लेख और लौरियान नंदगढ़ चंपारण बिहार में है। जो कि सांची कहाँ पर है? रायसेन मध्य प्रदेश में। सारनाथ कहाँ पर है? बनारस यूपी में। यहाँ जो तीन जगहों पर जो स्तंभ लेख अशोक के प्राप्त हुए हैं, उन तीनों स्तंभ लेखों में अशोक जो स्तंभ लेख हैं उनमें जो शीर्ष है, स्तंभ लेख का जो शीर्ष है वह सिंह का है, वह सिंह का है। अशोक का जो उसमें जो स्तंभ लेख है, उस स्तंभ लेख का जो शीर्ष बनाया गया है, स्तंभ लेख का जो शीर्ष है उसमें सिंह को बनाया गया है। इसके बाद सिंह को बनाया गया है, सिंह को। इसके बाद उसमें जो सारनाथ का जो स्तंभ है, सारनाथ के स्तंभ के नीचे जिसमें ऊपर आपको सिंह, शेर का जो चिन्ह है वो सिंह का बनाया गया है। नीचे का जो फलक है
उस पर 4 पशुओं को दिखाया गया है। उन 4 पशुओं का क्रम क्या है? सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं के क्रम। सारनाथ का जो स्तंभ है उसमें जो 4 पशुओं को दिखाया गया है वह किस क्रम से दिखाया गया है? तो सबसे पहले अश्व, फिर सिंह, फिर हाथी और फिर वृष, यानी 4 को दिखाया गया है। पहले घोड़ा अश्व हो गया, पहले घोड़ा हो गया, फिर शेर हो गया, फिर तीसरा हाथी और चौथा बैल, यानी अश्व, सिंह, हाथी और बैल। इस प्रकार से सारनाथ का जो स्तंभ है उसमें इन 4 पशुओं को क्रम में दिखाया गया है। अशोक ने ही स्तूपों से संबंधित बहुत सारे स्तूप अशोक ने निर्माण कराया, जिसमें जो सबसे बड़ा जो स्तूप था वह सांची का स्तूप है, जो कि रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण अशोक ने कराया था। अशोक ने अपने शासनकाल में लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। अशोक ने अपने शासनकाल के समय में 84,000 लगभग स्तूपों का निर्माण कराया था। इसके बाद है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है जो कि गुजरात में है, इसमें किस बारे में बताया गया है? तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक दोनों के नामों के बारे में चर्चा इसमें की गई है। ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम को शामिल किया गया है? तो रुद्रदामन का जो अभिलेख है जूनागढ़ का, जूनागढ़ गुजरात, यहाँ पर इसमें जो है अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों को सम्मिलित किया गया है। अशोक के समय जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी थे, अशोक के समय प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी उसमें थे युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक। तीन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं। युक्त जो है, युक्त किसे कहा गया है? युक्त जो राजस्व की वसूली करते थे, उनका लेखा जोखा जो अधिकारी रखता था अपने पास, उसे युक्त कहा जाता था। अशोक के शासनकाल के समय युक्त किसे कहा जाता था? तो राजस्व वसूल करता था तथा उसका लेखा जोखा करता था, उसको युक्त कहा जाता था। दूसरा है रज्जुक। रज्जुक किसे कहा जाता था? तो राजस्व व न्याय दोनों का अधिकार जिसे प्राप्त होता था उसे ही रज्जुक कहा जाता था। जैसे वर्तमान में जिलाधिकारी को डीएम और कलेक्टर यानी राजस्व तथा न्यायिक क्षेत्र दोनों चीज़ों के बारे में अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस समय रज्जुक नाम का जो प्रशासनिक अधिकारी था उसे न्यायिक तथा राजस्व दोनों क्षेत्रों का अधिकार उस समय प्राप्त था। तीसरा है प्रादेशिक। जो प्रादेशिक नाम से जो अधिकारी था वो मंडल का प्रधान हुआ करता था और मंडल के प्रधान के अधिकारी को प्रादेशिक कहा जाता था। तो ये तीनों जो अधिकारी हैं इनके बारे में किस शिलालेख में बताया गया है? तो इनके बारे में तीसरे शिलालेख में बताया गया है। युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक तीनों अधिकारियों के बारे में किसमें बताया गया है? तीसरे शिलालेख में। किस अभिलेख में बताया गया है? तीसरे शिलालेख में इनके संबंध में बताया गया है। इसके बाद और 3 जो हैं 6 प्रशासनिक अधिकारी थे, जिनमें से पहले 3 जो है युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक, इनके बारे में तीसरे शिलालेख में बताया गया है। बाकी बचे जो 3 अधिकारी हैं जिनमें धम्म महापात्र का जो काम था अलग अलग संप्रदायों के बीच में एक संतुलन, उनके बीच एक सामंजस्य को बनाए रखना था, ये धम्म महापात्र का कार्य था। इसके बाद जो अगला है स्त्राध्यक्ष, यानी महिलाओं के नैतिक आचरणों की देखरेख के लिए जो अधिकारी था उसे क्या कहा जाता था? उसे स्त्राध्यक्ष कहा जाता था। इसका काम महिलाओं के नैतिक आचरण की देखरेख थी। इसके बाद जो आखिरी अधिकारी जो 6वां था वह था ब्रजभूमिक, यानी पशुओं की देखरेख करने वाले को अधिकारी को ब्रजभूमिक कहा जाता था। इन तीनों के बारे में किस अभिलेख में बताया गया है? तो इनके सबके बारे में 12वें शिलालेख में बताया गया है। इन अधिकारियों के बारे में 12वें शिलालेख में बताया गया है। इसके बाद अशोक का जो तीसरा जो था स्तंभलेख और अशोक शिलालेख और स्तंभलेख के बाद जो तीसरा था गुहालेख। गुहालेख में बराबर की पहाड़ियाँ, बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं वह गुहालेख में शामिल होती हैं अशोक के। तो इसमें है कि बराबर की पहाड़ियाँ किससे संबंधित हैं, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो बराबर की पहाड़ियाँ जो हैं सम्राट अशोक से संबंधित हैं। बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? बराबर की पहाड़ियाँ बिहार में हैं। बराबर की पहाड़ियों में कितनी 4 गुफाएं बनाई गई थी? 4 गुफाएं थी। और जो गुफाएं किस लिए थी? तीन गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं, यानी जो गुफाओं की जो दीवारें हैं, दीवारों पर अशोक के बारे में जानकारियों को लिखा गया है। तो ये इसीलिए इसको गुहाभिलेख कहा गया है, क्योंकि गुफाओं के अंदर दीवारों पर अशोक के संबंध में जो जानकारियां हैं उनको अभिलेख के रूप में वहाँ पर लिखा गया है।
यहाँ पर आजीविकों के निवास के लिए ये गुफाएं बनाई गई थी। आजीविक संप्रदाय जो था, एक बौद्ध धर्म में एक आजीविक संप्रदाय था, उससे संबंध उन संप्रदाय को मानने वाले लोगों के लिए निवास करने के लिए इसका निर्माण जो है करवाया गया था अशोक के द्वारा, जिन्हें बराबर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसमें 4 गुफाएं थी जो कि आजीविक संप्रदाय के निवासियों के लिए थी। उन गुफाओं के नाम क्या थे? नंबर पहली थी कर्ण गुफा, दूसरी थी सुदामा गुफा, तीसरी चौपड़ गुफा और जो चौथी थी विश्व झोपड़ी गुफा। चारों गुफाएं थी। चारों गुफाएं किसके लिए थी? चारों गुफाओं थी कौन से संप्रदाय के निवासियों के लिए थी? तो वह आजीविक संप्रदाय के निवासियों के लिए सम्राट अशोक द्वारा बनवाई गई थी। आजीविक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो आजीविक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खली गोसाल थे। आजीविक जो संप्रदाय था उसके प्रवर्तक कौन थे? तो उसके प्रवर्तक मक्खली गोसाल थे। यह अशोक के संबंध में महत्वपूर्ण कुछ जानकारियां हो गई जो कम समय में आप इनको नोट कर सकते हैं। इसमें से कोई प्रश्न यदि आता है तो आप निश्चित रूप से उसको कर लेंगे। ये अशोक से संबंधित, अशोक के शिलालेखों से संबंधित अभिलेख शिलालेख कितने थे और उनके संबंधित में जो महत्वपूर्ण कुछ जानकारियां हैं वो मैंने आप सभी को इस वीडियो में बताई हैं। उम्मीद है ये भी जो जानकारियां हैं आप सभी के लिए पैट परीक्षा में ज़रूर कुछ काम आएंगे और आपको जो है नंबर बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। तो जो भी आपको इसमें से अच्छा लगे आप उसको नोट जरूर करिएगा और उसको याद करिएगा ताकि इसका जो फ़ायदा है वो आपको परीक्षा में मिल सके। अगली वीडियो में इसके अगला वाला जो पार्ट होगा सिलेबस का, उससे संबंधित एक ही वीडियो में उससे संबंधित जितनी भी तथ्यात्मक जानकारी होगी उसको हम लिखने की कोशिश करेंगे ताकि एक ही वीडियो में आपको एक टॉपिक से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। जय माता दी।